नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th का जो साइंस है हमारा टर्म 2 का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उससे संबंधित एक सैम्पल पेपर हम यहाँ पे आज आपको सोल्व करके दिखाएंगे। इसके आंसरों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 2 घंटे का पेपर होना है, 40 मार्क्स का होना है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, 15 क्वेश्चन है। इसमें 3 सेक्शन बनाए गए हैं। पहला सेक्शन ए, उसमें 7 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी, उसमें 6 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं। और सेक्शन सी जो कि 2 क्वेश्चन है केस बेस के ऊपर, वो 4-4 मार्क्स के हैं, ठीक है। इंटरनल चॉइस आपको मिल जाएगी। और ए स्टूडेंट हैज़ टू अटेंड ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स इन सच क्वेश्चन। तो आपको जो विकल्प वाले आएंगे उसमें से कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो पहला सेक्शन ए है, कहता है गिव द IUPAC नेम ऑफ। हमें इसका IUPAC नेम बताना है। तो इसको पढ़ोगे तो आप 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन हो गया। और तो पढ़ेंगे C2H5Br। हाइड्रोजन 3 और 2 यहाँ पे क्या हो गया 5। तो C2H5Br। तो इसको पढ़ा जाता है Br से मतलब ब्रोमो, और ये जो कार्बन 2 होता है ये इथेन होता है, तो बनेगा ब्रोमो इथेन। तो लिखेंगे IUPAC नेम जो है इस फॉर्मूले का वो है ब्रोमो इथेन। ऐसे ही इसका भी नाम बताना है। देखो यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जा रहा है, ठीक है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड दिख जा रहा है। तो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हेक्साइन हो जाएगा, ठीक है। एक होता है एल्केन, एक एल्कीन, एल्काइन। तो सिंगल बॉन्ड में एल्केन, डबल बॉन्ड में एल्कीन, और 3-3 बॉन्ड में एल्काइन। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा वो बनेगा IUPAC नाम इस फॉर्मूले का बनेगा हेक्सा 1 आइन, ठीक है। हेक्सा 1 आइन पढ़ेंगे इसे, ठीक है। अभी लिखा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर मोनोवेलेंट। तो हमें बताना है कि एक तत्व है जो कि ग्रुप 17 में है और वो मोनोवेलेंट है। तो हम बताएंगे कि जो ग्रुप 17 का एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे अकाउंट में। तो 17 में 2 8 7 बनेगा। पहले सेल में 2 होते हैं, अगले में 8 10 हो जाएंगे, फिर अगले में 7, तो 17 हो जाएंगे, ठीक है। ये K सेल होता है, ये L सेल होता है, ये M सेल होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 होती है, फिर 8 होती है, इसमें 8 होती है। तो 17 में से पहले अंदर वाले भरेंगे 2 8 10 और बाहर बचेंगे 7। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन वाला कहलाएगा। बाहर में जो बाहर वाला सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या को बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो वो 7 हो जाएगा। और वैलेंसी की बात करेंगे तो ये अष्टक यानी ऑक्टेव 8 पूरा करने के लिए 1 कम पड़ रहा है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे दूसरा वाला बोल रखा है कि एलिमेंट है 18वें ग्रुप का और इसका 0 वैलेंट, मतलब ये 0 वैलेंट है, मतलब इसकी संयोजकता 1 है। ये मोनोवैलेंट था, संयोजकता 1 था। तो 18वें एलिमेंट में लिख देंगे कि ग्रुप 18 का जो भी एलिमेंट होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 होगा। उसका वैलेंस सेल में 8 के 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो इसीलिए वैलेंसी 8 में से 8 गया 0। ये हो जाएगा 0 वैलेंट, ठीक है। अगला है कि राइट मैंने लिखना है फुल फॉर्म ऑफ DNA। DNA का फुल फॉर्म लिखना है। तो DNA का फुल फॉर्म हो जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला है वाई आर वेरिएशन एसेंशियल फॉर स्पीसीज, मतलब स्पीसीज के लिए विभिन्नताएं क्यों आवश्यक हैं। तो लिखा है कि इट इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज थ्रू इवोल्यूशन। कहता है जातियों के विकास के साथ जीवित रहने के लिए जरूरी है, ठीक है। अगला प्रश्न है लिस्ट 3 डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन सेक्सुअल और एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कहता है कि 3 अंतर बताने हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन में 3 अंतर बताने हैं। तो पहला हो जाएगा एक्सेक्सुअल, मानी इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन, और ये होता है लैंगिक जनन सेक्सुअल। तो इसमें लिखा है पहला अंतर कि ऑफस्प्रिंग यानी जो संतति होती है, डॉटर होती है, अराइज फ्रॉम ए सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स। इसके अंदर संतति का जन्म एकल जीव से होता है। और इट इन्वॉल्व्स 2 इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट सेक्स, मेल एंड फीमेल। इसके अंदर 2 अलग अलग व्यक्तिगत जीव होते हैं, एक नर और एक मादा, उनसे उत्पन्न होता है। मतलब इस वाले रिप्रोडक्शन में लैंगिक मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं, ठीक है।
इसमें अगला अंतर है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नॉट इन्वॉल्व। इसके अंदर जो फ्यूजन होता है संलयन, उसके अंदर युग्मनज नहीं बनता, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस, इसके अंदर युग्मनज बनता है, गैमेट्स बनता है इसमें। अगला है मियोसिस डज नॉट अकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जनन के दौरान कभी भी इसमें मियोसिस नहीं बनता है। और मियोसिस अकर एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन, युग्मक बनने के साथ आपका मियोसिस बनता है, ठीक है। यानी इसके अंदर जो सेल और डीएनए डिवाइड होता है, इसके अंदर सेल डीएनए डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें एक्सप्लेन यानी वर्णन करना है कि वर्णन करना है कि जो वाई वेरिएशंस आर ऑब्जर्व इन ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। कहता है लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जो संतति होती है उनमें इतनी विभिन्नताएं क्यों, वेरिएशन क्यों नजर आती हैं, इसका वर्णन करना है। तो लिखा है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के दौरान द डीएनए कॉपी मैकेनिज्म इज नॉट एक्यूरेट। डीएनए की कॉपी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनती है ड्यू टू मियोसिस, मियोसिस के कारण, सम विभाजन के कारण डीएनए की सेम कॉपी नहीं बनती है। ड्यूरिंग हैप्लॉइड सेक्स सेल फॉर्मेशन एंड रिजल्टेंट एरर्स, कहता है कि जो लिंग कोशिका होती है उसके बनने के साथ साथ कुछ अशुद्धियाँ भी हो जाती हैं। एज वेल एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल, और दो अलग अलग जीवों के जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें जेनेटिक जुड़ाव होता है। और फादर एंड मदर आर सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए प्राणियों की जनसंख्या बढ़ाने में माता पिता दोनों के विभिन्नताएं और दोनों के जो डीएनए होते हैं उनमें बनने वाले प्रोटीन की मात्रा अलग होती है, जीन की मात्रा अलग होती है। तो इसीलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर वेरिएशन बहुत सारी आती हैं, क्योंकि इसके अंदर दो जीव भाग लेते हैं, फादर और मदर, और दोनों के जो जीन और डीएनए होते हैं उनमें काफ़ी चेंजेस होती है, वेरिएशन होता है। इस वजह से जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव होते हैं उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं। अगला है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन मेल। कहता है मानव में जो मानव नर जनन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मानव नर जनन तंत्र में जो ये टेस्टिस होती है ना, वृषण, इसके क्या कार्य हैं, और वाई आर दीज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और ये उदर गुहा से बाहर स्थित क्यों होता है लड़कों में, ठीक है। तो लिखा है द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, जो वृषण का कार्य होता है, पहला कार्य है टू प्रोड्यूस मेल सेक्स सेल कॉल्ड स्पर्म। तो इसका काम होता है कि लिंग कोशिका स्पर्म का निर्माण करना, और टू प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, और नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना। The testosterone hormones brings about sexual secondary sex changes seen in the appearance of boys at the time of puberty। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण लड़कों में द्विलैंगिक लक्षणों का विकास होता है, जिससे लड़कों में यौवनारंभ का शुरुआत होता है, प्यूबर्टी आती है लड़कों में। अगला है कि जो लड़कों में टेस्टिस जो होती है वो बाहर की होती है। द टेस्टिस आर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द बॉडी। कहते हैं लड़कों में जो वृषण होता है वो उदर गुहा के बाहर होता है उपस्थित। बिकॉज द स्पर्म फॉर्मेशन, क्योंकि इस शुक्राणुओं को बनने के लिए रिक्वायर्स ए लो टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। शरीर के सामान्य ताप की तुलना में शुक्राणुओं को बनने के लिए शरीर से कम तापमान चाहिए, इसीलिए ये जो होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, ठीक है, एक थैली में। बीइंग आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी द टेम्परेचर ऑफ स्कोर्टम is about 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी। कहता है कि उदर गुहा से बाहर जो स्कोटम होता है थैली, उसका तापमान शरीर के तापमान से 3 डिग्री कम होता है। और इन दिस वे, इस तरीके से टेस्टिस प्रोवाइड एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और इस प्रकार से जो शुक्राणुओं को उत्पादन करने के लिए उचित तापमान मिल जाता है। अगला है प्रश्न, इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक जो द्विलिंगी फूल होते हैं, इन स्पाइट ऑफ यंग स्टेमन्स बीइंग रिमूव्ड आर्टिफिशियली द फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट, गिव रीजन। द्विलिंगी फूलों में कहता है अगर हमने स्टेमन को अगर वहाँ से रिमूव भी कर देते हैं कृत्रिम तौर पर, तो भी फूलों के अंदर फल बनते हैं। कारण बताना है क्यों। क्योंकि जो फूल होता है द्विलिंगी, उसके अंदर जो अगर उसका खुद का स्टेमन नहीं होगा तो उसको दूसरे फूल के स्टेमन से जो
पोलन ग्रेन चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा और फिर ये फ्रूट उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कि इवन इफ द यंग स्टेमन्स आर रिमूव, अगर पौधे मतलब फूल में से अगर हमने पुंकेसर को अलग कर दिया है, स्टेमन को, द पिस्टिल रिमेन्स इंट्रैक्ट, तो उसके अंदर अभी स्त्रीलिंग होता है। सो व्हेन क्रॉस पोलिनेशन अकर, तो जब भी पर परागण होगा किसी दूसरे पौधे के पोलन ग्रेन जब इस पौधे में आ जाएंगे तो इट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, इससे निषेचन होगा, एनहेंस फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट टेक प्लेस, और फिर जो होगा फल बनेगा। ठीक है, स्टेट मैंने बताना है कि व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए मोटर, क्या होगा मोटर के रोटेशन की दिशा क्या होगी जब करंट को रिवर्स कर देंगे। तो भाई करंट को रिवर्स कर देने पे डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, याद करना है। अगला है कि बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिवर्स सिमिल्टेनियसली, अगर हमने एक साथ करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को हमने उल्टा कर दिया तो क्या होगा, तो कोई भी फर्क नहीं होगा, अनचेंज। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वुड रिमेन चेंज, तो जो डायरेक्शन होगी रोटेशन की वो अनचेंज होगी। ठीक है, अगला है द गिवन मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये हमने दिया हुआ चुंबक को 3 भागों में तोड़ दिया है, ABC। नेम द पार्ट्स वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, तो बताना है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ होता है और मिनिमम कहाँ होता है। तो आप याद करेंगे कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इज इन द रीजन ए, वो रीजन ए सबसे आगे वाले में होगा, और या सी यानी पीछे वाले में होगा, और मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बीच वाले क्षेत्र बी में होगा। ठीक है, अगला है कि हाउ विल द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफर एट दिस पार्ट्स, तो इन भागों में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा उनकी डेंसिटी कैसे भिन्न भिन्न होगी। दिस इज ए बिकॉज ए एंड सी आर मैग्नेटिक पोल्स, क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ए और सी के जो चुंबकीय ध्रुव होगा, एंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहीं पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इन विच डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाई बी इज द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, तो दैट हैज़ नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कह रहा है ये किनारे में है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती हैं या मिलती हैं, तो इस वजह से यहीं पे मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा होगा, और बीच में है ये तो इसका नहीं होगा। तो सो इसलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर बी इज ऑलमोस्ट जीरो, तो इसीलिए बी के पास जो इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड की जो क्षमता होगी वो कम होगी। ठीक है, अगला है कि इन द फॉलोइंग फूड चेन, नीचे जो फूड चेन दिया गया है, 5 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू मैन, मानव को 5 जूल एनर्जी मिली है, तो हाउ मच एनर्जी वाज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर लेवल, तो ये प्रोड्यूसर पे कितनी एनर्जी होगी। तो हमने 10% का नियम पढ़ा है कि जो पौधे को भेड़ खाएगा तो इसका 90% वेस्ट हो जाएगा पर्यावरण में और 10% भेड़ पे जाएगा, और भेड़ को जब इंसान खाएंगे तो फिर इंसान पे 5% जाएगा और 90% वेस्ट हो जाएगा। अगर मानव पे 5% है तो इस भेड़ के पास कितना रहा होगा, तो इसका ये 5% है तो इसका 90%, ये 10% है तो इसका 90% भेड़ के पास होगा, तो 50 जूल होगा इसके पास, और इसका भी 90%, ये 10% है तो इसका जब 100% निकालेंगे तो 500 जूल होगा। तो यानी पेड़ पौधों पे 500 जूल होगा, भेड़ पे 50 और फिर मानव पे 5। तो लिखेंगे जो प्लांट्स यानी जो पौधे होंगे, प्लांट्स माने जो पौधे होंगे उसको खाएगा भेड़ और फिर मैन, तो एनर्जी अवेलेबल टू मैन इज अबोव फूड, कहता है ऊपर वाले भोजन में जो एनर्जी उपलब्ध होगी, एनर्जी जो उपलब्ध होगी अवेलेबल फूड चेन इज़ 5 जूल, मानव के पास उपलब्ध जो भोजन का खाद्य श्रृंखला है वो 5 जूल है अकॉर्डिंग टू 10% लो, और 10% नियम के अनुसार एनर्जी अवेलेबल टू शीप इज़ 50 जूल, भेड़ के पास उपलब्ध ऊर्जा 50 जूल होगी, और दोबारा अकॉर्डिंग टू 10% रूल एनर्जी लेवल अवेलेबल टू प्लांट्स एट प्रोड्यूसर लेवल इज़ 500, तो प्रोड्यूसर लेवल जो पौधा होगा उसमें 500 जूल होगा। ठीक है, अगला है कि एक्वेरियम जो जल जीवशाला होता है नीड्स टू बी चेंज वंस इन ए वाइल वेयरएज पॉन्ड्स और लेक डू नॉट रिक्वायर्स एनी क्लीनिंग एक्सप्लेन, कहता है जो जल जीवशाला होता है उसे हमें बार बार साफ़ करना पड़ता है, बजाय जो प्राकृतिक तालाब या झील होते हैं उसको हम साफ़ नहीं करते, क्यों।
एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन, कहता है जल जीवशाला को साफ करना पड़ता है, बिकॉज मैंने क्योंकि इट इज़ नॉट ए सेल्फ सस्टेन नेचुरल इकोसिस्टम, क्योंकि ये खुद निर्मित नहीं हुआ है प्राकृतिक पारितंत्र। इट इज़ ए मैन मेड, ये मानव निर्मित होता है, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यह भी मानव निर्मित पारितंत्र होता है। जबकि पॉन्ड्स एंड लेक्स यानी जो तालाब और झील होते हैं आर सेल्फ सस्टेन, ये अपने आप निर्मित होते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम प्राकृतिक पारितंत्र में निर्मित होते हैं, इन विच न्यूट्रिशन साइकिल्स एंड एनर्जी फ्लो अकर नेचुरली, जिसके अंदर पोषण का साइकिल होना और ये एनर्जी का फ्लो होना, ये सब प्राकृतिक घटनाएं से होती हैं, यानी प्रकृति करती है इसे। ठीक है, सेक्शन बी आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है 3 एलिमेंट्स एक्स वाई और जेड हैव एटॉमिक नंबर 7, 8 और 9। आपके पास 3 तत्व हैं एक्स वाई जेड, और इन तीनों के जो परमाणु संख्या है वो 7, 8, 9 है। अरेंज करना है देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस, तो इनको परमाणु त्रिज्या के आधार पर घटते क्रम में लिखना है। पहले बड़ा रेडियस, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो उसका साइज छोटा हो जाता है। तो हम ऑर्डर से देखें तो ये 7 है, ये 8 है, 9 है, तो यानी इसका साइज बड़ा होगा, इससे अगले का छोटा, इसका छोटा, तो एक्स वाई जेड ही आंसर आएगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा द एलिमेंट कैन बी अरेंज अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस एज फॉलो, तो एक्स ग्रेटर देन वाई और वाई ग्रेटर देन जेड। द साइज ऑफ एटॉमिक डिक्रीज व्हेन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, यानी एक आवर्त में मॉडर्न पेरियोडिक टेबल जो है आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें जो हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कहता है कि एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है। दिस इज ड्यू, इसका कारण ये है कि इन एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियर, जो कि इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के नज़दीक खींचता है, एंड रिड्यूसेस द साइज ऑफ एटम, और परमाणु का साइज जो होता है वो घट जाता है। अगला है विच ऑफ द थ्री इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाई, बताना है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा। ठीक है, तो जिसके पास बाहरी कोश में जैसे मान लो 7 है, तो इसका जब KLM भरेंगे तो हम पाएंगे कि KLM जब भरेंगे 7 का, 8 का, 9 का, तो इसका बनेगा 2, 5, इसका बनेगा 2, 6, इसका बनेगा 2, 7, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है ऑक्टेव 8 बनाने के लिए, तो यही वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, जिसकी वैलेंसी कम होती है वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो उत्तर के अनुसार जेड हो जाएगा। जेड इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पेरियोडिक टेबल, कहता है पेरियोडिक टेबल में जो हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता बढ़ जाती है। तो एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, यानी नाभिकीय आवेश जो होता है वो बढ़ता रहता है पीरियड में जाने से, और इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता घटती जाती है। तो इस वजह से जेड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो ज़्यादा होगी। अगला है कि राइट द फार्मूला ऑफ राइट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बिटवीन एक्स और वाई, के बीच में जो फार्मूला बनेगा वो लिखना है कंपाउंड, और एक्स और जेड के बीच में जो है वो लिखना है। तो देखेंगे कि एक्स वाई जेड, एक्स की वैलेंसी 3 है, वाई की 2 है, जेड की 1 है। अगर अब हमें बैलेंस बनाना है, फार्मूला बनाना है एक्स और वाई के बीच में, तो एक्स की वैलेंसी 3 है और वाई की 2 है, तिरछा गुना करेंगे तो x2y3 बनेगा। ठीक है, तो लिखा है एक्स का कॉम्बिनेशन जब वाई से करेंगे तो एक्स की वैलेंसी 3 मिलेगी, वाई की 2 मिलेगी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे बनेगी, और x2y3 बनेगा, बन गया। ऐसे ही हम एक्स और जेड का बनाएंगे तो एक्स की वैलेंसी 3 होगी और जेड की वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, तो इसको भी तिरछा गुना करेंगे तो XZ3 बनेगा। ठीक है, अगला है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन आर द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, ये सब ना तीसरे पीरियड के, तीसरे आवर्त के तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में ये तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स हैं सारे। तो विच वन ऑफ देम इज एन इनर्ट गैस, तो बताना है इनमें से अक्रिय गैस कौन सी है जो किसी से क्रिया नहीं करती और क्यों। तो इसमें अक्रिय गैस आर्गन है। ये अक्रिय गैस इसलिए है क्योंकि इसके बाहरी सेल में जिसकी जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है। तो उत्तर लिख देंगे कि आर्गन जो होता है कि इनर्ट गैस
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 288 होगा। इसका मतलब है इसका जो बाहर वाला सेल है वो कंप्लीट फिल है और स्टेबल है, तो इसलिए यही आपका इनर्ट गैस बनाएगा। अगला, विच वन ऑफ देम हैज़ द वैलेंसी 4, इनमें से किसकी वैलेंसी 4 होगी? तो 1 2 3 4 सिलिकॉन की होगी, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड डज इट फॉर्म, आयनिक और कोवलेंट, बताना ये किस प्रकार का बंध बनाता होगा, आयनिक का बंध बनाता है या कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है कि आयनिक आबंध बनाता है? तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जिसकी वैलेंसी 4 होती है। लिखेंगे सिलिकॉन जो होता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अनुसार इसकी वैलेंसी 4 होती है और द एलिमेंट कंप्लीट्स इज ऑक्टेट, और ये अपने अष्टक को पूरा प्राप्त करता है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। ये ना इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजी आबंध बनाने से ये अपने अष्टक या नोबल गैस विन्यास को प्राप्त करता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ से, गिव रीज़न, आपको कारण देना है फॉर द फॉलोइंग, इस इन सबके कारण बताना है कि जो लिथियम एटम होता है ये स्मॉलर देन सोडियम एटम, ये सोडियम से छोटा क्यों होता है लिथियम? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का 2 1 होता है और सोडियम का 2 8 1 होता है। तो सोडियम हैज़ मोर नंबर ऑफ सेल, यानी सोडियम के अंदर 3 सेल होते हैं KLm और इसके अंदर 2 ही सेल होते हैं। कुल मिला के सोडियम में ज़्यादा सेल होते हैं, इसीलिए बड़ा साइज का होता है। अगला है क्लोरीन, जो इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रखता है सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 है। क्यों? क्योंकि 16 है तो इसकी वैलेंसी 16 है ना, तो इसका KLm बनाने पे K सेल में 2 8 और 6 बनेगा, और क्लोरीन का अगर हम KLm सेल बनाएंगे तो 2 8 7 बनेगा। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो ज़्यादा रिएक्टिव वो होता है, इसकी वैलेंसी कम होती है, यानी ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का 2 8 7 होता है और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर का 2 8 6 होता है, और सल्फर इज़ प्लेस बिफोर क्लोरीन इन द पीरियोडिक टेबल, और जो सल्फर होता है वो क्लोरीन से पहले आता है। इसका मतलब है कि इसका साइज बड़ा होता है, और इसका मतलब ये जो होता है ना, क्लोरीन की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को जल्दी ग्रहण नहीं कर सकता, क्लोरीन जो है वह जल्दी ग्रहण कर सकता है, इसीलिए क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। अगला है कि हमें अंतर बताना है बिटवीन द एक्वायर्ड ट्रेड्स एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स इन अ टेबुलर फॉर्म, गिवन वन एग्जाम्पल फॉर ईच। कहता है एक टेबल बनाकर आपको जो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं उपार्जित लक्षण और इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं, एक होता है अनुवांशिक लक्षण, उन दोनों में अंतर बताना है। एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं उपार्जित लक्षण, इनहेरिटेड होता है अनुवांशिक लक्षण, दोनों में क्या अंतर है? तो लिखा है दीज आर सोमैटिक वेरिएशन एंड डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन DNA। कहता है कि ये जो होता है ये सोमैटिक वेरिएशन है, यानी जीवन में उत्पन्न होने वाली विभिन्नता है, और ये DNA में बदलाव नहीं होता, इसके कारण DNA में बदलाव नहीं होता है। और दीज आर जेनेटिक वेरिएशन, ये अनुवांशिक विचलन के कारण होता है और इसलिए DNA चेंज होता है, यानी इसके अंदर DNA से इस उपार्जित लक्षणों से DNA प्रभावित नहीं होता है, लेकिन इनहेरिटेड ट्रेड से DNA प्रभावित होता है जीन से। अगला अंतर है एक्वायर्ड ट्रेड्स का कि दीज ट्रेड्स डेवलप थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। इसके अंदर कोई इंडिविजुअल माने व्यक्ति होता है या व्यक्ति होता है, जीव होता है, ये सब लक्षण अपने जीवन में अर्जित करता है। एंड आर नॉट हेरिटेड, और ये अपने पीढ़ी को वंशानुगत नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए लर्निंग ऑफ डांस एंड म्यूजिक, किसी व्यक्ति का डांस सीखना, म्यूजिक सीखना उसने अपने जीवन में अर्जित किया है, वो अपनी पीढ़ियों को ये लक्षण नहीं दे सकता। और लिखा है दीज ट्रेड्स आर ट्रांसफर बाय और इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, लेकिन ये लक्षण जो होते हैं एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आँखों का रंग, बालों का रंग, ठीक है, ये माता पिता से विरासत में मिलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन द शेप ऑफ वायर डिपेंड। कहता है उन कारकों की सूची बनाइए जो किसी कंडक्टर के रेसिस्टेंस को प्रभावित करते हैं, यानी किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उसका हमें फैक्टर वो बताना है, फैक्टर कारण। तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड डायरेक्टली ऑन लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कंडक्टर।
यानी किसी भी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो समानुपाती होता है उसकी लंबाई के, व्युत्क्रमानुपाती होता है तार की मोटाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी प्रत्यक्ष समानुपाती होता है उसके तापमान के, और निर्भर करता है कि वो चालक किस नेचर किस प्रकृति का बना है, तांबे का, चांदी का, किसका बना है, उस पर भी निर्भर करता है नेचर पर। ठीक है। अगला है कि वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन। कारण बताना है कि जो धातु होते हैं वो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, लेकिन जो कांच होता है वो विद्युत का बुरा चालक होता है, क्यों? मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं विच कैन मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो आसानी से गति कर सकते हैं और विद्युत को प्रवाहित करने देते हैं अपने में से, मेटल धातु। वेरे जबकि जो ग्लास होते हैं डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, गिलासों के पास अपना फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, विच कैन फ्लो फ्रीली टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो अपने में से करंट को आसानी से नहीं बहने देते हैं। ठीक है। वाई आर एलोइज, क्यों मिश्र धातु जो होती हैं कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, कहता है मिश्र धातु जो होती है ना उनका इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस की तरह प्रयोग क्यों होता है, कारण बताना है। द रेसिस्टिविटी ऑफ एलोय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ प्योर मेटल, कहते हैं मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है शुद्ध धातुओं की तुलना में ज़्यादा होती है। एलोय डू नॉट ऑक्सीडाइज, और जो मिश्र धातु होते हैं उनका ऑक्सीडेशन यानी वो जलते नहीं गर्म करने पे। रैपिडली एट हाई टेम्परेचर, ज़्यादा तापमान पे इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये आग नहीं पकड़ते। उपचन नहीं होता उच्च तापमान पे। देयरफॉर, इसलिए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डिवाइस सच एज टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड ऑफ एन एलोय रेदर देन प्योर मेटल। इसी कारण से जो चालक होते हैं जो उष्मा युक्ति में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे टोस्टर और विद्युत इस्त्री, इसमें मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, न कि शुद्ध धातु का। तो प्रश्न था कि जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस होते हैं उसमें मिश्र धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि मिश्र धातु जो होते हैं अधिक तापमान पे ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड ए बार मैग्नेट, कहता है एक छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो सबने पढ़ा है ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब मैग्नेटिक बार, मतलब बार मैग्नेट होता है ना, इसके अंदर बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है। ठीक है। और क्लोज कर्व होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ होती है। ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए गिवन रीजन आर गेटिंग क्राउडेड, वाई डज इट इंडिकेट, कहता है जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कहीं कहीं किसी क्षेत्र में बहुत ही क्राउडेड यानी पास पास होती हैं। तो ऐसा ये क्या दर्शाता है, तो ये पोल्स को दर्शाता है, ध्रुवों को, क्योंकि ध्रुवों के पास ही जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो पास पास होती हैं। तो लिखेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हायर इन द, जो चुंबकीय क्षेत्र की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है इन दिस रीजन, यानी उन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है जब मैग्नेटिक फील्ड पास पास होते हैं। अगला है एसी वोल्टेज कैन बी स्टॉप अप एंड ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, क्या कारण है कि जो तीसरा है कि जो एसी, सॉरी 2 मिनट, पर्सन पढ़ लें। पर्सन में लिखता है कि स्टेट वन एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, एसी के लाभ बताने डीसी की तुलना में एसी के क्या लाभ हैं। ठीक है। तो एसी की क्या लाभ है डीसी के तुलना में, ये होता है डायरेक्ट करंट और ये होता है अल्टरनेट करंट। तो अल्टरनेट करंट के क्या लाभ हैं ये बताना है। कहता है कि जो एसी होता है ना, वोल्टेज कैन बी स्टॉप अप एंड ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, कहता है एसी जो होता है इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिशन करना आसान होता है और इसको स्टोर करना, इसको वोल्टेज को कंट्रोल करना आसान होता है। ठीक है। अगला है कि व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द अमीटर एंड वोल्ट मीटर इन द गिवन सर्किट, दी हुई सर्किट में आपको अमीटर और वोल्ट मीटर का मान बताना है क्या होगा। ठीक है। ये 2 वोल्ट, ये 2 ओम का मतलब प्रतिरोध है रेजिस्टेंस, और ये 1 ओम का है। ठीक है। तो अमीटर में क्या होगा मान और इसमें क्या होगा। ठीक है।
तो हम मान लेंगे R1 का मान 1 ओम है और दूसरा वाला जो R2 है वो आपका 2 ओम है। द रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सीरीज, और ये दोनों एक दूसरे से सीरीज में जुड़े हुए हैं। कॉम्बिनेशन है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज गिवन बाय, तो कह रहा है कि दोनों का कुल मिलाकर जो प्रतिरोध होगा वो किसके समान होगा, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे R1 जमा R2, 2 और 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पे वोल्टेज जो है पर्सन में यहाँ पे 3 वोल्ट लिखा हुआ है। तो अगर हमें करंट निकालना है, अमीटर के अंदर करंट का मान पता करना है, तो हमने ओम के नियम से V बराबर IR पढ़ा है, और I निकालने के लिए V के डिवाइड में R आ जाएगा। तो V के डिवाइड में R कर देंगे तो 3 से 3 कट के 1 एम्पियर आ जाएगा। तो नहीं, अमीटर का रीडिंग 1 एम्पियर है और वोल्ट मीटर की रीडिंग पता करना है, तो V बराबर IR फॉर्मूला लाएंगे। तो अभी I आया था 3, अभी I आया था 1, और जो वोल्ट मीटर जोड़ा गया है वो 2 के साथ जोड़ा गया है, तो हम 2 को गुना कर देंगे जिसके साथ जोड़ा गया है, तो 2 एकम 2 वोल्ट, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखता है कि यू हैव सीन सेलेक्टेड टू टॉक ऑन ओजोन लेयर, तो तुमने चुना है कि आप बोलोगे एनुअल डे पर या फिर एनवायरनमेंट डे पे आप बोलोगे ओजोन परत के बारे में, एंड इट्स प्रोटेक्शन इन द स्कूल असेंबली, स्कूल की सभा में आप इसके बचने, इसके संरक्षण के बारे में बताओगे कि इसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और वो भी दिन होगा एनवायरनमेंट डे पर। तो हमने क्या फिर पूछा है, वाई शुड ओजोन लेयर बी प्रोटेक्टेड टू सेव द एनवायरनमेंट, कहता है कि हमारे पर्यावरण को बचाने में जो ओजोन परत होती है वो कैसे मतलब क्यों ज़रूरी है, क्यों बचाव करती है। तो ओजोन लेयर हेल्प्स इन शील्डिंग द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, कहता है ओजोन परत जो होती है पृथ्वी पे आने वाली अल्ट्रा वायलेट रे, जो कि पराबैंगनी हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रे, इसको रोकती है, सूर्य से आने पृथ्वी पे आने में रोकती है। इफ़ ओजोन लेयर गेट्स डिप्लेटेड, अगर ये ओजोन परत में डिप्लेटेड हो जाए, यानी ओजोन परत में कहीं छेद या खराब हो जाए, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस एंड डायरेक्टली रिच द अर्थ सरफेस, तो जो पराबैंगनी किरणें हैं पृथ्वी के सतह पे प्रवेश कर जाएंगी सीधे, एंड ड्रास्टिकली इफेक्ट द लाइफ ऑन अर्थ, और पृथ्वी पे जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित करेंगी। अगला है कि लिस्ट यानी 2 वेज, आपको कोई 2 तरीके बताने हैं, दैट यू वुड स्ट्रेस in your talk to bring in awareness among your fellow friends that would also help in protection of ozone layer as well as the environment। कोई ऐसे 2 तरीके बताने हैं जिसके बारे में तुम लोगों को, अपने दोस्त को जागरूक कर सकते हो ओजोन परत को जो डिप्लेशन हो रहा है उसको बचाने में, ओजोन परत को और पर्यावरण को बचाने के 2 उपाय अपने दोस्त को आप क्या बताओगे। तो लिखा है ओजोन लेयर कैन बी प्रोटेक्टेड बाय, ओजोन परत को रक्षा की जा सकती है, स्टॉप द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस बोलते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के उत्पादन पर रोक लगाकर। आगे लिखा है रिड्यूस द यूजेस ऑफ एयर कंडीशनर, मतलब AC का जो प्रयोग होता है उसे कम करके। या तीसरा उपाय है रिमूविंग द पोल्यूटेंट्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो प्रदूषक होता है इसको हटाकर या इसको कम करके। ठीक है, जो गाड़ियों वाहनों से निकलता है, धुओं से निकलता है। ठीक है, अब सेक्शन C में केस बेस स्टडी पढ़ेंगे। दिस सेक्शन हैज़ 2 केस, कहता है इस सेक्शन में 2 केस बेस क्वेश्चन है, 14वां 15वां। इच केस इज फॉलो बाय 03 सब क्वेश्चन ABC, पार्ट्स A एंड B आर कंपलसरी, सब में ABC होगा तो A और B पार्ट कंपलसरी है। हाउएवर एन अल्टरनेट चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन पार्ट C में लेकिन आपको एक अल्टरनेट चॉइस मिल जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस टेबल को पढ़ के उत्तर देना है। करेक्टर्स में दिखा है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मेल में 23 होते हैं, फीमेल में 23, नंबर ऑफ ऑटोसोम दोनों में 22-22 होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम दोनों में 1-1 होते हैं। और आपको पता होगा कि मेल में सेक्स क्रोमोसोम XY और फीमेल में XX होता है। ठीक है, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, तो द प्रोसेस वो प्रक्रिया बाय विच सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म इज डिटेक्ट इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, वह प्रक्रिया जिसमें नए जन्मे जीव के लिंग का निर्धारण किया जा सके उसे लिंग निर्धारण कहते हैं। अगला है कि व्हाट आर द सेक्स क्रोमोसोम इन द मेल, मेल में सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं, तो लिखेंगे द मेल हैज़
हैव 2 सेक्स क्रोमोसोम विच आर एक्स एंड वाई, यानी मेल में लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई होते हैं। फिर पूछा है बताओ फीमेल में कौन से होते हैं, तो एक्स होते हैं बस, ठीक है, एक्स एक्स। कहता है कि इज द फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स इन चाइल्ड, क्या पिता जिम्मेदार होता है कि जो बच्चा होगा उसका लिंग क्या होगा, क्या उसमें उसका पिता का भूमिका होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होती है। हाँ, अगर पिता ने एक्स दिए होंगे तो लड़की और वाई दिया होगा तो लड़का, तो लिख देंगे येस हाँ। द मदर इज solely responsible for the sex of child because the mother gives only the X chromosome to the child. It is the father that give either the X or Y chromosome to the child. कह रहे हाँ, जो माता होती है वो अकेले जिम्मेदार नहीं होती है बच्चे के लिंग निर्धारण में, उसके वो तो केवल एक्स क्रोमोसोम देती है, लेकिन जो पिता होता है वो जिम्मेदार होता है क्योंकि वो एक्स या वाई क्रोमोसोम देता है बच्चे को होने के लिए। 15वां क्वेश्चन पढ़ेंगे कि रीड द फॉलोइंग केस बेस्ड पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन आफ्टर पैसेज। कहते हैं पहले इस पैसेज को पढ़ना है फिर इसका उत्तर देना है। ए रूम हैज़ 2 ट्यूबलाइट्स, एक कमरे में 2 ट्यूबलाइट हैं, एक फ़ैन है, एक टीवी है। ईच ट्यूबलाइट्स ड्रॉ 40 वोट, दोनों ट्यूबलाइट जो हैं वो 40 वोट के हैं। एक जो पंखा था वो 80 वोट का है और टीवी जो है वो 60 वोट का है। ऑन द एवरेज, ऐसे औसत है। द ट्यूबलाइट आर केप्ट ऑन फॉर 5 आवर, तो कहते हैं ट्यूबलाइट 5 घंटे ऑन रहते हैं, पंखा 12 घंटे ऑन रहते हैं, टीवी 8 घंटा एवरी डे यानी रोजाना ऑन रहते हैं। और रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है वो 3.10 रुपये पर किलोवाट है। अब पहला पूछा है कि कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम बाय ईच ट्यूबलाइट इन अ डे, तो हर ट्यूबलाइट एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा ये बताना है। दूसरा है व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी कंज्यूम इन अ डे, एक दिन में कुल कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी और पूरे 30 दिनों में कितना खर्चा आएगा इलेक्ट्रिसिटी का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज इन दिस रूम इन 30 डेज मंथ, 30 दिन वाले महीने में इस कमरे का बिजली बिल कितना आएगा, उसकी लागत कितनी आएगी ये पूछा है, ठीक है। तो पहले पूछा है कि एक मतलब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा एक ट्यूबलाइट एक दिन में। दूसरा पूछा है टोटल एनर्जी एक दिन में कितना कंज्यूम होगा। फिर पूछा है कि 30 दिन वाले महीने में कितना इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आएगा। तो लिखेंगे ट्यूबलाइट जो है उसकी पावर 40 वोट दी थी, उसे किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। और एनर्जी कंज्यूम का फार्मूला होता है पावर गुना टाइम, तो हमें टाइम दिया था 5 घंटे डेली चलता है, गुना कर देंगे इतना एनर्जी कंज्यूम करेगा। ऐसे ही पूछा था कि बाकी सब कितना करेंगे एक दिन में, तो अब ट्यूबलाइट का पता किया इतना आया। ऐसे ही हम पंखे का पता करेंगे, ये 80 वोट था तो इसे किलोवाट बदलने के लिए 1000 से गुना, ये 12 घंटे चलता है एक दिन में। ऐसे ही जो टीवी था वो भी एक दिन में 60 वोट का था, किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे और 8 घंटे डेली चलता है, गुना कर देंगे तो इतना। अब तीनों को, अब ट्यूबलाइट क्योंकि 2 थे तो 2 से गुना कर देंगे इसको, 0.2 को किलोवाट घंटा, और फिर पंखा तो एक ही था और टीवी एक ही था, इन सबको जोड़ देंगे तो 1.84 किलोवाट घंटा आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न था कि आपका एनर्जी कंज्यूम एक दिन में इतना होता है तो 30 दिन में कितना होगा, इतना हो जाएगा। और खर्चा निकालना है तो आपका एनर्जी कंज्यूम को रेट से गुना कर देंगे, 3.1 रुपये से गुना कर देंगे तो 171.12 रुपये आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है what quantities determine the rate at which energy is delivered by current, तो इसका उत्तर हो जाएगा द रेट एट विच एनर्जी इज डिराइव्ड इज डिटरमाइंड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। कहता है कि किसी में हमें अगर ऊर्जा पता करनी है, ऊर्जा की दर पता करनी है तो हमें क्या क्या ज्ञात होना चाहिए। तो हमें पहले पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर में कितना है ये पता होना चाहिए, विभवांतर, और उसके अंदर जो करंट कितना बह रहा है उसकी मात्रा पता होना चाहिए। यानी अगर आपको वी पता हो और आई पता हो तो रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर, तो यानी पावर आपको पता चल जाएगा वी गुना आई। तो ये पूछा था प्रश्न में। पी मतलब पावर, शक्ति कहते हैं, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर कहते हैं इसे, आई को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, विद्युत धारा। इसका ऐसे मात्रक वोट होता है, इसका ऐसे मात्रक वोल्ट होता है और इसका ऐसे मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट 1 गुना 1 एम्पियर, ठीक है।